नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म करियर मोटो पर। दोस्तों, भारत में बहुत लंबे समय तक महिलाओं, अनुसूचित जाति के लोगों, अनुसूचित जनजाति के लोगों और पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत सारी प्रताड़नाओं को झेलना पड़ा और उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने और जो इक्वलिटी का हक था वो बहुत लंबा समय तक वो चीजें प्राप्त नहीं हो पाई। भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। उसके अलावा कुछ कानून बनाए गए हैं। तो यूपीएसआई के एग्जाम के लिए एक विशेष टॉपिक है जिसमें महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या विधिक प्रावधान किए गए हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें लगभग सारे क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक रिवीजन बूस्टर वीडियो होगी। भारतीय संविधान के अंदर कुछ मुख्य प्रावधान किए गए हैं, इनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो सबसे मेन है फंडामेंटल राइट्स। इसमें सबसे मुख्य है फंडामेंटल राइट्स। किसी भी व्यक्ति के लिए फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, तो उनकी जरूरत उसको होती ही है। तो उन फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें विशेषकर महिलाओं, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, मतलब उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए गए हैं। तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 15(3) की। तो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 15 क्या है। 15(1) के अनुसार धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान, इनमें से किसी भी प्रकार से राज्य नागरिकों के मध्य विभेद नहीं करेगा। लेकिन जो आर्टिकल 15(3) है, इसके अनुसार राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति दी गई है। जैसे राज्य के अंदर जो बालकों के लिए शिक्षाओं के लिए विशेष प्रबंध करने, उनके विकास के लिए कुछ संस्थाओं की स्थापना करने, महिलाओं के कल्याण के लिए या उनके विकास के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रमों का सृजन करने, साथ में मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं इसमें याद रखेंगे। आर्टिकल 15(4) क्या है? ये सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े एससी, एसटी के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति राज्य को दी गई है। तो इसमें ऐसा समझिए 15(4) के अंतर्गत राज्य के अंदर जैसे महिलाओं के लिए और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में अलग आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कॉलेजों में, स्कूलों में या फिर कोई चयन प्रक्रिया होती है, उसमें जब मेरिट लगती है या फिर कुछ सीटें आरक्षित होती है, तो वो करने की शक्ति आर्टिकल 15(4) में राज्य को दी गई है। तो यानी कि जो फंडामेंटल राइट है, जिसमें कि ये कहा गया है कि राज्य किसी भी प्रकार से, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, जैसे हम बात करें तो लिंग तो हो गया, यानी कि स्त्री और पुरुषों में विभेद कर दिया गया, तो एक प्रकार की शक्ति दी गई है राज्य को। क्यों? क्योंकि इससे महिलाओं और जो एससी, एसटी या फिर पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका कल्याण हो सके। 15(5) में इसी का समझ लीजिए, जैसे ये सरकारी कॉलेजों में एक तरीके से आरक्षण का प्रावधान है। तो 15(5) जो है प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की शक्ति जो है वो राज्य को दी गई है। ये इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आर्टिकल 16 क्या कहता है? तो जैसे कि हम जानते हैं आर्टिकल 16 के अनुसार लोक नियोजन में क्षमता का अधिकार होता है, लेकिन राज्य को स्त्रियों के लिए या फिर एससी, एसटी के लिए कुछ विशेष शक्तियां दी गई है कि वो उनके लिए कुछ आरक्षण कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 16 के अंदर पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को लोक नियोजन में क्षमता का अधिकार दिया जाएगा। अब यहाँ पर विशेष बात आती है कि आर्टिकल 16 के अंदर पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि समता का अधिकार होगा और मतलब इसमें विभेद नहीं होगा, लेकिन राज्य को जैसे जो पिछड़े वर्ग है, यानी शैक्षणिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, जैसे आप जानते हैं एससी, एसटी के लिए या फिर ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व कर दी जाती है कि भाई इन पर केवल ये इस वर्ग के लोग ही जो है चयन किए जाएंगे। तो ये अधिकार राज्य को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उस राज्य में जो पिछड़े लोग हैं उनकी कैसी दशा है। तो अब आता है आर्टिकल 15(5). तो ये कहता है कि ये थोड़ा सा इससे अलग है, मतलब लेकिन है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था के किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में विशिष्ट धर्म के लोगों को नियोजन की शक्ति राज्य को दी गई है। जैसे समझिए कि मान लीजिए कोई किसी धर्म से जुड़ी कोई संस्था है या फिर जैसे मान लीजिए मंदिर है, कोई मस्जिद है, इस प्रकार से समझिए आप, तो उसमें किसी विशिष्ट धर्म के लोगों को नियोजन की शक्ति जो है
वो राज्य को दी गई है। लाइक कैसे कहें कि भाई किसी मंदिर में या मंदिर का जो बोर्ड है उसमें ट्रस्ट है, किसी हिंदू को नौकरी पर रखा गया है, तो वो ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। तो इसमें ये नहीं होगा कि यहाँ पे किसी दूसरे धर्म के संप्रदाय के लोग को क्यों नियोजन नहीं किया गया। तो ये इस तरीके की शक्ति 16(5) में आती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसलिए लिख दिया यहाँ पर। 23 और 24 है। इससे पहले एक और समझ लीजिए, जैसे हाँ SC/ST के लिए आर्टिकल 17 काफी इंपॉर्टेंट है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत होता है। जैसे कि पहले से मैंने अभी बताया कि भारत में बहुत से ऐसे वर्ग, ऐसे समुदाय थे जिनको बराबरी का अधिकार नहीं होता था। तो आर्टिकल 17 भारत में अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी कि एक प्रकार से सभी के लिए इक्वालिटी है उसमें। कैसी कि अस्पृश्यता नहीं होगी, छुआछूत नहीं होगी, अनटचेबिलिटी का विरोध किया गया है आर्टिकल 17 में। अभी हम उसके बारे में बाद में देखते हैं आगे। तो यहां पर मैंने लिखा है आर्टिकल 23 और 24। तो इसमें क्या है, तो आर्टिकल जो 23 और 24 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। तो जैसे स्त्री और बच्चों के लिए खासकर आर्टिकल 23 और 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो 23 है इसमें कई सारे प्रावधान है, उनमें से एक ये भी है कि स्त्रियों और बच्चों को अनैतिक व्यापार है उससे बचाना भी एक प्रकार का धर्म होगा, उनका अधिकार होगा, उनका ये फंडामेंटल राइट है कि उनके साथ कुछ ऐसा अनैतिक व्यवहार न हो। जैसे कई बार आपने सुना होगा वुमेन ट्रैफिकिंग, या फिर जैसे बच्चों को उठा लेकर के उनको बेच दिया जाता है, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये हर किसी महिला या फिर हर किसी बच्चे का एक नैतिक अधिकार बनता है, फंडामेंटल राइट बनता है, सॉरी। अब बात आती है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है, जो आपका 24 है। तो इसके अंतर्गत जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में काम करने से मनाही की गई है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बालकों का कारखानों, खानों या जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजन का जो निषेध है वो किस आर्टिकल में आता है, तो 24 आर्टिकल है, ये याद रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है। बलात्सर्म पूछेगा, यानी किसी से जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, तो वो आर्टिकल 23 में आ रहा है। और अगर वो पूछ रहा है कि बच्चों को कारखानों या खानों में काम करने से रोको, 24 में आता है। आर्टिकल 21A क्या है, तो ये भी बच्चों के लिए विशेष है। तो इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 21A में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ, ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद आती है आर्टिकल 39E और F। तो इसमें क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो राज्य की होती है। जैसे आप सुनते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, राज्य के कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो उनमें से जो 39 का E है और F साथ में, तो इसमें क्या है कि जो महिलाएं, बच्चे या फिर पुरुष भी, कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम E की बात कर रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 39E क्या बोलता है कि पुरुष, महिलाएं, बच्चों, उनको किसी ऐसे नियोजन में नहीं रखा जाएगा या वो किसी ऐसे व्यवस्था पूर्वक किसी ऐसे कार्य में न लग जाए जिससे उनकी शक्ति के अनुरूप कार्य न मिले, उनकी शक्ति का हनन हो, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। तो ये आर्टिकल E में आता है। तो जो आर्टिकल 39F है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और विकास की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की बनती है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, याद रखेंगे, DPSP के अंतर्गत आता है। हाँ, इसमें एक और चीज बता दूं मैं, DPSP के अंदर ही, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आर्टिकल 39D है। तो ये क्या होता है, ये समान कार्य के लिए समान वेतन होता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये महिलाओं की अगर पर्सपेक्टिव से देखें हम, या फिर किसी और कैटेगरी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इंपोर्टेंट बन जाता है। तो ये याद रखेंगे 39D है, ये विशेष है। अच्छा, अब आता है अनुच्छेद 45। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा 21A में है। लेकिन अगर यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें, यानी राज्य के कुछ दायित्व हैं, उनमें से आर्टिकल 45 ये कहता है कि राज्य का दायित्व बनता है। यहाँ तो हम अधिकार की बात कर रहे हैं, बच्चों का ये अधिकार है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए 21A में, लेकिन राज्यों का भी कुछ दायित्व बनता है। तो अनुच्छेद 45 के अनुसार
जो राज्य है उसमें कोशिश करेंगे कि जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक जो उनका जो जीवन है, जो बचपन है, उसकी रक्षा हो सके, उनके देखभाल के साथ शिक्षा भी अनिवार्य रूप से उनको मिल सके। लेकिन इसमें विशेष बात है, इसमें सभी 14 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। इसमें एज कैटेगरी जैसे 0 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा, यानी राज्य सभी को देखेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, सभी के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो आर्टिकल 45 में आता है। अब बात आती है दोस्त महिलाओं की या फिर SC ST OBC के लिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की या कुछ और प्रावधान की, जो हमने यहाँ पर अलग से लिख दिए। तो इनको एक बार देख लेते हैं, चलिए। तो इसमें ये देखिए, जैसे वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान रखें। इसमें क्या है, जैसे आर्टिकल 14 की बात करते हैं, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समता का अधिकार होता है। तो उसमें जो समानता है वो सभी के लिए है, जो रूल्स है वो सबके लिए इक्वल है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए। तो एक तरीके से आर्टिकल 14 भी संरक्षण देता है महिलाओं को। आर्टिकल 15(3) की भी बात हमने करी ली है, जिसमें कि राज्य को शक्ति दी गई है कि महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समता का अधिकार है, जैसे पुरुषों को अधिकार है समान रूप से महिलाएं भी लोक नियोजन में बराबर की हकदारी होती है। तो अभी हमने आर्टिकल 16(4) पढ़ा था, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कौन कर सकता है, राज्य को शक्ति दी गई है। तो इसमें महिलाओं के लिए आर्टिकल 39D जो है, ये क्या कहता है, इसमें महिलाओं के लिए समान वेतन के पर समान कार्य जो होता है, ये इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखेंगे। हाँ, अब बात आती है आर्टिकल 42। तो इसमें क्या होता है, महिलाओं के लिए प्रसूति लाभ, जैसे हम कहते हैं मैटरनिटी लीव फैसिलिटी जो होती है, या फिर रिलीफ की बात करते हैं, तो उस तरह का जो संरक्षण है महिलाओं को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में दिया गया है। आर्टिकल 51A का ई जो है, जिसे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी समझ सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा DPSP, जैसे हमने बात की, ये तो सब फंडामेंटल राइट्स हो गए इतने, तो ये तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये DPSP के अंतर्गत आ गया। और ये आपका जो है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। तो इसमें क्या है, 51A क्या कहता है, 51E का, यानी कि हम कहें मौलिक कर्तव्य 5 नंबर ये इंक्लूड करता है, जिसमें महिलाओं के प्रति जो भी ऐसी प्रथाएं हैं जिससे उनके आत्मसम्मान या गरिमा का हनन हो, उन सबका निषेध करना हमारा दायित्व बनता है। तो ये इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। अब बात करते हैं बच्चों के लिए, जैसे हमने अभी देख भी लिया, 21 से शिक्षा का मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 86 संविधान संशोधन 2002 इसमें इंक्लूड आता है। आर्टिकल 24, इसमें बच्चे किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित नहीं होंगे, चाहे वो माइंस हो या फिर कारखाने हो। आर्टिकल 39E और F अभी हमने बात की है, जिसमें बच्चों के जो स्वास्थ्य है और शिक्षा है उसका दायित्व जो है राज्य सरकार पर आता है। 45, अनुच्छेद 45, तो राज्य के अंतर्गत जो राज्य का दायित्व बनता है कि किसी भी बच्चे के प्रारंभिक बचपन की रक्षा की जा सके, और उसके जो अनिवार्य शिक्षा है 6 से 14 वर्ष तक जो उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसका दायित्व भी राज्य सरकार पर आता है। अब अगर हम बात करें SC ST की, तो आर्टिकल 46, तो DPSP के अनुसार आर्टिकल 46 दुर्लभ वर्ग है, चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके अर्थ संबंधित और शिक्षा संबंधित जो हित हैं उनकी रक्षा का दायित्व बनता है, ये राज्य का दायित्व बनता है। आर्टिकल 17 अभी हमने बात की, अस्पृश्यता का या अनटचेबिलिटी हम कहते हैं, उसका अंत होना जरूरी है। तो ये एक तरीके का पनिशेबल ऑफेंस भी बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 338, ये भारत में जो अनुसूचित जाति है उनके लिए एक 38, भारत में राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग है उसका गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 338A के अनुसार ST आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 338A में किया जाएगा। और अगर पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें वो 338B में गठन किया गया है। हालांकि 340 में, अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो भारत में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 338B में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। तो भारत में जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। तो इन
तीनों कमीशंस में 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, जिन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इन सब का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जो वेतन भत्ता होता है वो भी संसद द्वारा तय किया जाता है। अब बात आती है 330, 332, अनुच्छेद 335। ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद 330 जो है और 332 जो है, ये लोकसभा में, अनुच्छेद 330 लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके आरक्षण का प्रावधान करता है। 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति यानी एसटी और एससी दोनों के आरक्षण का प्रावधान करता है। विधानसभाओं में 332 और लोकसभा में इनकी सीटों का आरक्षण 330 में आता है। अनुच्छेद 335 में लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है या फिर राज्य को विशेष शक्तियां दी गई है, जिसमें वो क्वालिफाइंग मार्क्स हो या फिर जैसे जो मानदंड होते हैं उनमें कुछ कमी करनी है या फिर उनको एक विशेष छूट देनी है, तो वो अधिकार 335 में इनको दिया जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अनुच्छेद 244 जो है, तो इसके अंतर्गत जो भारत में अनुसूचित जनजाति है उन क्षेत्रों के प्रशासन की बात आती है। अनुसूची 5वीं और 6ठी जो है, ये भी SC ST के प्रशासन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। तो अनुसूची 5 जो है, इसमें भारत के जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र आते हैं उनके प्रशासन के बारे में बातें होती है। और जो अनुसूची 6 है यानी 6 है, उसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्य के अंतर्गत जो जनजाति क्षेत्र है उनके प्रशासन का प्रावधान राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। ये अनुसूची नंबर 6 में है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लीगल प्रोटेक्शन है, इनकी हम बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू के रूप में, इनको मैं पार्ट 2 में कवर कर दूंगा। तो जो अगर बात करें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो यहां से संभावना है कि ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट या फिर मातृत्व लाभ अधिनियम जो है 1961 में आया था और इसमें संशोधन आपसे पूछ सकता है कब हुआ, तो ये ध्यान रखें 2019 में हुआ था। तो अब इसके बाद आता है दहेज निषेध अधिनियम 1961, ये महिलाओं के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये भी विशेष कानून बनाया गया सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए या फिर उसमें महिलाओं की रक्षा के लिए। सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 लाया गया। और फिर उसके बाद बच्चों के अगर विशेष रूप से देखें तो बच्चों के लिए जो विशेष अधिनियम होता है, ये पोक्सो एक्ट आपने सुना होगा, तो ये 2012 में लाया गया था। तो बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए 2012 में पोक्सो एक्ट की गठन किया गया, पोक्सो एक्ट बनाया गया, 2012 में पोक्सो एक्ट बनाया गया। एक आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009, जो अभी हमने बात की थी 2009 में लागू कर दिया गया था पूरे भारत में। 66वें संविधान संशोधन जो हुआ था, जिसमें भारत में सभी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की हम अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहे थे, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कब लागू हुआ था ये पूछ लेगा। इसके बारे में जो डिटेल्स होगी थोड़ा सा आप दूसरे पार्ट में देखते हैं। SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, रिजर्वेशन पॉलिसी यानी के संबंधित, और ये नेशनल हमने डिस्कस किया 338 B में आता है। तो दोस्तों अगर ये रिवीजन क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सब जो है अभी सेकंड पार्ट में मैं आपको सामने डिस्कस करूंगा। तो अगली रिवीजन बूस्टर वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।